हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस एनसीईआरटी सीरीज में, जहां हम लोग क्लास 11 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990। ठीक है, अब तक इसका मैंने आपको क्या है, 2 पार्ट बनाकर, यानी 2 लेक्चर मैंने क्या है इस पार्ट का ले लिया है। ये काफी लंबा क्या है चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से समझना क्या है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको क्या हो, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। ठीक है, यहां पर देखिए चैप्टर का नाम ही क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990, यानी 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही उसके बारे में हम लोग क्या है डिस्कस किए हुए हैं। अभी तक मैंने क्या है इस चैप्टर का 2 लेक्चर ले लिया है, तो सबसे पहले जाकर आप लोग इस लेक्चर के बाद वो दोनों लेक्चर जरूर चैनल पर क्या करिएगा, देखिएगा, जिससे आपको क्या हो ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक के बारे में। देखिए मैंने हम लोग ये बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आर्थिक प्रणाली पढ़ चुके हैं, आर्थिक समस्या पढ़ चुके हैं, फिर आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, पूंजीवादी, समाजवादी, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़े हैं, उनमें अंतर भी पढ़े हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या है बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने देखिए आर्थिक नियोजन पढ़ा है, इसके बाद हम लोगों ने योजना आयोग के बारे में पढ़ा है, सारे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इस चैप्टर का जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग एक महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं और भारत के औद्योगिक नीति के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वहीं से क्या है स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले क्या है उस व्यक्ति के बारे में समझेंगे, उस व्यक्ति ने हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में क्या योगदान दिया वो समझेंगे, और उसके बाद क्या है हम लोग भारत के औद्योगिक नीति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज जो मैं उस औद्योगिक नीति की बात कर रहा हूं 1956 वाली बात किया है। भारत में 3 प्रकार की क्या है बड़ी बड़ी औद्योगिक नीतियां क्या है लाई जा चुकी हैं, जैसे एक 1948 में लाई गई थी, फिर एक 1956 में लाई गई थी और एक 1991 में लाई गई थी। ठीक है, जब हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, नई आर्थिक नीति के बारे में बात करेंगे, 1991 के बारे में बात करेंगे, वहीं पर हम लोग औद्योगिक नीति भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले फटाफट क्या करते हैं, बात करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को हमारे क्या सब्सक्राइब करिएगा। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय योजनाकार के या भारतीय योजना के शिल्पकार के। ठीक है, भारतीय योजना के शिल्पकार जिनका नाम क्या था, प्रशांत, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको हम लोग पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो भारतीय योजनाकार या भारतीय योजना के शिल्पकार जिनका नाम क्या है, पीसी महालनोबिस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें महालनोबिस के बारे में, तो इनका जन्म 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में, 29 जून, ठीक है, याद रखेंगे 29 जून 1983 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ये आपको पता होगा। आगे अगर हम बात करें तो पीसी महालनोबिस ने बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे को तैयार करने में भारत में काफी ज्यादा योगदान दिया है। उनके इसी योगदान के चलते भारत में उनको मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स यानी आधुनिक सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। भारत में पीसी महालनोबिस को क्या बोला जाता है, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स ऑफ फादर या फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, या आप बोल सकते हो कि बहुत बड़े क्या है ये भारत के सांख्यिकीविद थे। क्या थे? सांख्यिकीविद थे, सांख्यिकी शास्त्री थे। तो भारत में इनको ठीक है क्या बोला जाता है, आधुनिक सांख्यिकी का पिता बोला जाता है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार क्या करती है, उनके जन्मदिन को 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। किनके जन्म दिवस के रूप में? आप याद रखेंगे पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में। याद रखना, ये हमारे भारत के क्या है आधुनिक सांख्यिकी के पिता हैं। इन्होंने बहुत सारे क्या है सैंपल सर्वे तैयार करने में भारत में क्या है योगदान दिया है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ है 1983 में, याद रखेंगे। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई है। समझ में आया? और इनके जन्म दिवस को हम लोग क्या है
सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहां तक तो चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1920 में बात करें, 1920 में महालनोबिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस में भाग लेने कहां गए? पुणे गए। 1920 में जो पीसी महालनोबिस थे वो विज्ञान कॉन्फ्रेंस हो रहा था पुणे में, वहां पर गए। अब वहां पर जाने के बाद इन्होंने क्या किया, वहां स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे उन्हें कोलकाता में रहने वाले एंग्लो इंडियन लोगों पर शोध करने के लिए कहा। यानी जब ये पुणे में विज्ञान कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पर क्या था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत सारे डायरेक्टर थे, उन्होंने ठीक है इनको बोला कि आप कलकत्ता में रहने वाले जितने भी एंग्लो इंडियन हैं उन पर क्या करिए, सर्वे करिए, यानी शोध करिए। समझ में आया? आगे अगर हम बात करें, इस शोध में उन्होंने महालनोबिस दूरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो याद रखना, दूरी का सिद्धांत देने वाले जो क्या थे, व्यक्ति थे, वो महालनोबिस थे। ठीक है, यह एक तरह के सांख्यिकी माप है जिसका इस्तेमाल जनसंख्या संबंधी अध्ययन के लिए किया जाता है, ये दूरी का सिद्धांत। ठीक है, 1954 में पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट योजना आयोग को सौंपा। ठीक है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? पीसी महालनोबिस को जाता है। याद रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच चलाई गई। ठीक है, और इसका जो ड्राफ्ट जो था उसका तैयार करने का जो श्रेय किसे जाता है? पीसी महालनोबिस को जाता है। याद रखेंगे, 1954 में इन्होंने क्या किया, पंचवर्षीय योजना का क्या है, ड्राफ्ट योजना आयोग को सौंपा और बोला, उसमें इन्होंने क्या बोला, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसमें कहा गया था कि अगर देश में त्वरित औद्योगिक तरक्की करनी है तो सरकार को क्या करना होगा, सार्वजनिक उपक्रम पर अहम भूमिका निभानी होगी, या सार्वजनिक उपक्रम जो भारत में स्थापित किए गए उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, और भारी उद्योगों पर भी क्या होगा, ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे हमारे देश में स्टील उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, उन पर क्या है, सरकार को अच्छे तरीके से क्या करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। तभी क्या होगा, भारत का तेजी से औद्योगिक विकास होगा। क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे भारत में औद्योगिक विकास करना। तो इन्होंने अपने क्या ड्राफ्ट में यही सरकार को बताया। आगे अगर हम बात करें तो हमारे देश में पूंजीगत वस्तुएं, जिसमें मशीन आता है, बड़े बड़े क्या यंत्र आते हैं, प्लांट आते हैं, उनके निर्माण में भी इस बात की गई कि जिससे त्वरित रोजगार उत्पन्न हो। यानी इन्होंने बताया कि पूंजीगत वस्तुओं का भी निर्माण करना होगा जिससे क्या हो, भारत में तेजी से रोजगार उत्पन्न हो। ये इन्होंने क्या कहा। अगर हम आगे बात करें तो दूसरी योजना अवधि के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए और विदेश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित करने की सलाह दी। ठीक है, इन्होंने बोला कि दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनको भारत बुलाया जाए। ठीक है, उनको भारत बुलाया जाए, उनसे बातचीत किया जाए, उनके योजनाओं को, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में क्या है, उनसे जानकारी जुटाई जाए और उन सिद्धांतों को भारत के परिप्रेक्ष्य में हिसाब से लागू करके भारत का तेजी से आर्थिक विकास किया जाए। तो इन्होंने क्या है, उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ऐसा चीज क्या है, या ऐसी बातें क्या हो, इस सरकार के सामने रखी। अगर हम आगे बात करें तो आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। कुछ लोगों ने क्या है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके द्वारा क्या है, जो बनाई गई दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट था उसको अस्वीकार करते हैं। परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में इनकी भूमिका क्या हो गई, सदैव क्या है, स्मरण में रखी जानी योग्य है। याद रखना, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस के बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बड़े क्या है, हमारे देश के सांख्यिकीविद थे, इसी कारण इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार करने का जो श्रेय है पीसी महालनोबिस को जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि भारत में अगर क्या करना है, तेजी से आर्थिक विकास करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक उपक्रमों पर ध्यान देना चाहिए, पूंजीगत वस्तुओं का तेजी से निर्माण करना चाहिए जिससे भारत में रोजगार बढ़ सके। ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। इसके साथ साथ इन्होंने सरकार के सामने बोला था कि आप क्या करिए, अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार के जो विद्वान अर्थशास्त्री हैं उन्हें बुलाइए, उनके सिद्धांतों के बारे में पूछिए और उस हिसाब से ठीक है उनके सिद्धांतों को भारत में लागू करके भारत का आर्थिक विकास करिए। ठीक है, तो बहुत ही महान व्यक्ति थे, इनके बारे में आपको क्या है, जानना जरूरी है। इस चैप्टर का हिस्सा है, इसीलिए क्या है, आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। अब हम लोग बात करेंगे भूमि सुधार के बारे में।
भूमि सुधार। आप लोगों को पता होगा कि जब क्या है हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे तो अधिकतर क्या है जो कृषि योग्य भूमि थी वो जमींदारों के पास हुआ करती थी, ठीक है, उस पर अधिकार क्या था, जमींदारों का हुआ करता था, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है, उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में किस हिसाब से भूमि सुधार किए गए। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार बताएंगे सभी लोग, ठीक है, एक बार सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो अगर हम देखें भूमि सुधार के बारे में, ठीक है, तो कृषि में समानता के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों को या कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व में क्या करना था, परिवर्तन करना था। पहले हमारे देश में अधिकांश जो कृषि योग्य भूमि थी वो जमींदारों के हाथ में थी, ठीक है। जमींदार क्या करते थे, तरह तरह के क्या करते थे, हमारे किसानों का, काश्तकारों का, मजदूरों का शोषण करते थे, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर भूमि सुधार किया गया। तो उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही, यानी हम लोग आजाद कब हुए, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, उसके 1 वर्ष बाद ही, ठीक है, देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने जैसे क्या हो गए कदम भारत सरकार ने धीरे धीरे उठाने लगे। जो जितने भी बिचौली थे, जो मीडियोकर थे, जितने भी क्या है जमींदार थे, उनको क्या किया गया, खत्म किया गया, और जो एक्चुअल में भूमि का स्वामित्व क्या है होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या किया गया, भूमि को आवंटन किया गया। तो ये बारे में बात की जा रही है। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को भूमि के बेहतरी निवेश करने के लिए प्रेरणा देगा, और बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसी कारण भारत में क्या हुआ, बिचौलियों का अंत किया गया। भारत में जो क्या थे, कृषि योग्य भूमि थी वो किसानों को बांट दिया गया, जिससे क्या हो, किसानों को प्रेरणा मिले और वो ढेर सारा क्या कर सके, उत्पादन कर सके। दूसरा तरीका याद रखना, तो भारत में पहले भूमि सुधार हुआ। दूसरी नीति क्या थी, समानता को बढ़ाने के लिए भूमि के अधिकतम सीमा का निर्धारण एक दूसरी नीति थी, ठीक है। पहली नीति थी भूमि सुधार करना, जमींदारी व्यवस्था भारत में समाप्त की गई। दूसरी नीति थी कि समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा क्या करना, निर्धारित करना, यानी कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा जो क्या है लैंड या एग्रीकल्चर लैंड न रख पाए, ठीक है, ये चीजें लाई गया। अब इसका अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति के कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करना ही कहलाता है। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को क्या करना था, कम था, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में क्या हो, कृषि योग्य भूमि न चली जाए। इसी कारण सरकार ने क्या किया, कृषि योग्य भूमि की अधिकतम सीमा का भी निर्धारण किया, ताकि अच्छे पैमाने पर भूमि का सुधार हो सके, किसानों को लाभ हो सके। आगे अगर हम बात करें तो बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 2 करोड़, याद रखना डेटा, 2 करोड़ काश्तकारों को सरकार से सीधा संपर्क हो गया, और वे जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले शोषण से क्या हो गए, मुक्त हो गए। शोषण से वो क्या हो गए, मुक्त हो गए। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत तेजी से क्या हुआ, सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। उन्मूलन से क्या हुआ, फायदा हुआ, किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए, जिसके कारण वो जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो भू स्वामित्व से किसानों को उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, और इससे देश में क्या हुई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये चीजें की गई, याद रखेंगे। समझ में आया यहां तक, बताएंगे सभी लोग, यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बिचौलियों का उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित कारणों की वजह से बाधित हुई। सरकार ने भूमि सुधार भी किया, कृषि में समानता लाने का प्रयास भी किया, लेकिन क्या हुआ, उसका ज्यादा फायदा छोटे किसानों को, भूमिहीन किसानों को नहीं मिला। यही बारे में बात हम लोग को करना है। तो कारण क्या था, कारण क्या था, सरकार ने जो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाए थे उसमें बहुत सारी कमियां थी, उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण क्या हुआ, बड़े पैमाने पर इसका लाभ देखने को नहीं मिला। तो वही लिखा हुआ है कि कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ जो जमींदार थे, ठीक है, कुछ जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, अपने बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार बनाए रखना, ठीक है, अपना क्या स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को क्या किया गया, बेदखल कर दिया गया। भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी होने का दावा किया। कहने का मतलब यह है कि ये 3 लाइन का कहने का मतलब यह है कि सरकार के कानून में क्या थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण बहुत सारे जो बड़े बड़े जमींदार थे वो अपने क्या है भूखंड को बचाने में सफल रहे। इसके साथ साथ कई जगह पर ऐसा देखा गया कि जो काश्तकार थे उनको बेदखल कर दिया गया। अब काश्तकार कौन होते हैं, ऐसे किसान जिनके पास क्या अपनी भूमि नहीं होती, वो दूसरों के खेतों में जाकर
काम करते हैं, उन्हें काश्तकार कहा जाता है। फिर इसके बाद कुछ जमींदार ऐसे थे, उन्होंने अपने आप को किसान बना दिया कि मैं ही किसान हूं, मैं ही क्या है इस भूमि का मालिक हूं। तो सरकार ने उनको क्या किया, छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, जमींदार क्या हो गए, अपने हथकंडों को क्या है आजमाने में सफल हुए, क्योंकि सरकार के कानून में क्या थी, बहुत सारी कमियां थी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धन या निर्धनतम कृषि श्रमिक जैसे बटाईदार, भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर भूमि सुधार किया, लेकिन उससे क्या हुआ, जो बटाईदार थे, जो भूमिहीन श्रमिक थे, उनको कोई भी फायदा नहीं मिला। इसके बाद बड़े जमींदार ने इस कानून को क्या किया, कोर्ट में चुनौती दे दिया। ठीक है, अब कोर्ट में चुनौती दे दिया तो ये कानून देरी से लागू हुआ। तब तक में क्या हुआ, सारे जमींदारों ने अपने भूमि को अपने रिश्तेदारों के नाम पे करा दिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पे करा दिया, और इस तरह से क्या हो गए, वो बच गए। वही लिखा हुआ है कि बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दिया, जिस कारण इसे लागू करने में देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम कराकर क्या हो गए, इस कानून से बच गए। तो ये तरीका उन्होंने क्या किया, अपनाया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कानून में भी अनेक कमियां थी सरकार द्वारा जो बनाई गई थी, जिसके कारण बड़े जमींदार भूमि पर अधिकार बनाए रखने में क्या हो गए, सफल हुए। तो कुछ लोगों को क्या हुआ, इससे फायदा नहीं हुआ। आगे अगर हम बात करें, केरल और पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को क्या किया गया, अच्छे तरीके से लागू किया गया, जिसके कारण वहां पे सफलता मिली। ठीक है, अन्य प्रांतों में सरकार द्वारा इस स्तर पर सुधार नहीं किया जा सका, यानी कानून अच्छे तरीके से लागू नहीं किए जा सके। अब कौन कौन से राज्य थे, तो इसमें उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश के क्या है, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो क्या हो गए, इस कानून से बच निकलने में सफल हुए। बिहार के थे, आंध्र प्रदेश के थे, महाराष्ट्र के थे, आदि प्रदेशों सहित देश भर में जोतों में भारी असमानता बनी हुई थी। ठीक है, तो इस कानून से क्या हुआ, उतना ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिला। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था। ठीक है, जब हम लोग क्या हुए, आजाद हुए, तो उस समय हमारा कृषि क्षेत्र कैसा था, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा। ठीक है, देश की 75% से भी अधिक जनसंख्या किस पर आधारित थी, कृषि पर। जैसे ही हम लोग आजाद हुए हैं तो हमारे देश की क्या है, 75% से अधिक जो पॉपुलेशन थी वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ये था स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र की दशा। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, क्योंकि पुराने प्रौद्योगिकी यानी पुराने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, और अधिकांश किसानों के पास आधारित संरचना यानी सिंचाई के लिए क्या है, नलकूप नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं था, अच्छे अच्छे उर्वरक नहीं थे, कीटनाशक नहीं थे, रासायनिक पदार्थ नहीं थे, जिसके कारण क्या था, उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम थी। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत की जो कृषि है वो शुरू से लेकर अब तक मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून का स्तर कम होता है, यानी बारिश किसी वर्ष अच्छी नहीं होती है, तो किसानों को क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ये हमारे देश की क्या है, कृषि की दशा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चले, अब उसी दौरान क्या हुआ, हमारे भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति की गई, जिसको बोला गया हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया। ठीक है, तो हम लोग हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे और कृषि क्षेत्र में हुए सुधार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दशा हम लोगों ने पढ़ लिया, अब उसमें सुधार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार क्लास सभी लोग शेयर करिएगा, और जितने लोग नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब अगर हम हरित क्रांति के बारे में बात करें तो हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, भारत में क्या हुआ, आपको पता होगा 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत के बाद क्या हुआ, अच्छे प्रकार के किस्मों का क्या है, या अच्छे प्रकार के किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, जिसको HYV बीज बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, क्या है, सीड के नाम से जानते हैं। तो 1960 में क्या हुआ, हमारे भारत में क्रांति हुई, जिसकी सफलता क्या है, गेहूं और चावल के रूप में देखी गई। गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या हुआ, काफी तेजी से क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग हरित क्रांति के चरण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चरण 1960 से लेकर 1970 के दशक के मध्य, यानी जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो 1960 से 70 के बीच क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हरित क्रांति के पहले चरण में HYV, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, वाले बीज बोलते हैं, अधिक उपज वाली बीज बोलते हैं, बीजों का प्रयोग पंजाब में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया और तमिलनाडु में किया गया। ठीक है,
तमिलनाडु में किया गया। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या हुआ, बीजों का उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया, क्योंकि इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और निश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हाँ, इन आगतों को सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जहां पर क्या है, अच्छे मात्रा में क्या है, वाटर सप्लाई था, अच्छे मात्रा में कीटनाशक थे, अच्छे मात्रा में उर्वरक थे, वहां पर क्या हुआ, इन बीजों का इस्तेमाल किया गया और वहां पर क्या हुआ, गेहूं और चावल के उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। आगे अगर हम बात करें तो बीजों के अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की उत्पादन की आवश्यकता थी, या वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी। अब दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हरित क्रांति का दूसरा चरण। ठीक है, 1970 से लेकर 1980 तक। ठीक है, तो हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। यानी भारत में HYV बीजों का उत्पादन तेजी से बढ़ाया ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। अब भारत अपने खाद्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश पर क्या है, निर्भर नहीं है। ठीक है, तो जब भारत में हरित क्रांति की गई तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश में उत्पादन तेजी से बढ़ा। उत्पादन तेजी से बढ़ने से क्या हुआ, एक फायदा तो यह हुआ, भारत खाद्यान्न पूर्ति में आत्मनिर्भर बना। आज भारत को किसी भी प्रकार के अनाज क्या दूसरे देश से खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते, यदि किसान बाजार में बेचने की जगह उत्पाद का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हरित क्रांति के बाद उत्पादन जब बढ़ा तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसानों को क्या हुआ, काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब किसानों को किस प्रकार का फायदा हुआ, जब अधिक उत्पादन हुआ तो उन्होंने क्या किया, अधिक मात्रा में क्या अनाज बाजार में बेचे और कुछ अनाज अपने पास भी रखे, जिससे क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता था, क्योंकि ऐसा होने से बाजार में खाद्यान्न वस्तुओं की भरमार रहती थी और आवश्यक वस्तुओं के क्या दाम भी ज्यादा नहीं बढ़ते थे। साथ ही खाद्यान्न बेचकर मिलने वाले पैसों से किसान बाकी वस्तुएं, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान क्या करते थे, देते थे और उनको सक्षम बनाने में लग जाते थे और अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों में भी गति मिलती थी। उदाहरण के लिए पिछले कई वर्षों के दौरान अच्छी फसल होने से भारत में क्या हुआ, दुपहिया वाहनों की क्या है, बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा जाना अंश ही क्या कहलाता है, याद रखना, विपणी अधिशेष कहलाता है। ठीक है, जब किसान क्या करते हैं, बाजार में जो क्या करते हैं, अनाज बेचते हैं, वही अंश क्या कहलाता है, मार्केट सरप्लस कहलाता है। याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, एक बार क्लास सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति के भारत में क्या क्या लाभ हुए हैं। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे, ये फायदा हुआ। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग के अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। भारतीयों के लिए भोजन खरीदना क्या हो गया, ज्यादा महंगा नहीं रहा। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय के वर्गों को खाद्यान्नों की कीमतों में कमी के कारण क्या हुआ, बहुत लाभ हुआ। और हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त करके सुरक्षित स्टॉक, जिसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, जब खाद्यान्न में वृद्धि हुआ तो सरकार ने बफर स्टॉक बनाया, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय क्या है, उनका उपयोग किया जा सके। तो ये हरित क्रांति का क्या हुआ, हमें फायदा मिला। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय जिसके कारण क्रांति का लाभ छोटे किसानों को भी मिला। हमारे देश के जो छोटे किसान थे उनको भी इसका फायदा मिला। ठीक है, सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी, ताकि छोटे किसान क्या कर सके, आवश्यक आगत क्या है उनको उपलब्ध हो सके। इसके अलावा छोटे किसान इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता के समय के साथ बड़े खेतों के उत्पादन क्षमता के क्या हो गई, बराबर हो गई। और इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे और बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थाओं की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम को कम किया, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों को क्या करती थी, बचाती थी। यदि सरकार इन प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं करती तो क्या होता, इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। यानी क्या है, छोटे किसानों को भी क्या हुआ, इसका थोड़ा बहुत लाभ मिला। आगे अगर हम बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र।
ठीक है, हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र कैसा रहा आजादी के बाद से, ठीक है, आजादी के बाद से हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र कैसा रहा उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हमारा भारत आजाद हुआ तो 1950 से लेकर 1990 के बीच हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आई, एक बार सभी लोग बताएंगे फटाफट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बात करते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए अब हम लोगों को बात करना है औद्योगिक क्षेत्र की यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए या सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। क्या क्या निभानी पड़ी बात करते हैं। भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी का अभाव था। यानी भारत के क्या है, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे आजादी के बाद उनके पास किसी भी प्रकार की पूंजी नहीं थी ताकि वो इंडस्ट्री डाल सके। इसके बाद उस समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश में क्या है उतना बड़ा बाजार बना नहीं पाया था जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में अपनी व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। सरकार क्या है आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उसने क्या किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को संभाला और तेजी से क्या हुआ कोशिश किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने की। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ, जितने भी भारत के क्या थे जो बड़े बड़े उद्योग थे, महत्वपूर्ण उद्योग थे, उस पर क्या किया सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। कारण क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना। ठीक है, ये इसका कारण था, मेन कारण याद रखना। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ भारत सरकार ने बड़े बड़े जो हमारे देश के कहते हैं करीबन 30 से 35 उद्योग थे उस पर क्या किया पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित किया। निजी क्षेत्र की नीति सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुरूप होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। यानी जो निजी क्षेत्र के अंदर क्या है जितने भी उद्योग आएंगे उनकी बिल्कुल नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र के स्थापित उद्योगों के अनुरूप होगी, बिल्कुल उसके एक समान क्या होगी बनाई जाएगी। लेकिन हाँ उसमें सबसे ज्यादा जो आगे रहेगा वो सार्वजनिक क्षेत्र के में स्थापित उद्योग रहेंगे। ठीक है, इसी कारण क्या हुआ सरकार ने याद रखना सरकार ने क्या किया सारे बड़े बड़े उद्योगों को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो उसी समय सरकार ने क्या किया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा 1956 में। याद रखना भारत में 3 बड़ी बड़ी औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं, एक 1948 में आई थी, एक 1956 में आई और एक 1991 में आई। ठीक है, 91 वाले को एलपीजी रिफॉर्म्स के अंतर्गत क्या है लाया गया। समझ में आया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में। अब सरकार ने क्या क्या हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया 1956 के समय, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में अपनाया गया या पारित किया गया या प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। क्या उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया, याद रखना। ठीक है, तो औद्योगिक नीति 1956 के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया, याद रखेंगे 3 वर्गों या शेड्यूल्स में बांटा गया ना। ये वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में 17 उद्योग रखे गए। कितने उद्योग रखे गए 17। अब ये 17 जो उद्योग थे ये राज्य सरकार के विशेष जिम्मेदारी में थे, यानी इस पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता था और ये पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। अब इसमें कौन कौन से थे, परमाणु ऊर्जा था, रक्षा था, रेलवे था, ऐसे बहुत सारे क्या है उद्योग थे। तो 1956 के नीति के तहत सरकार ने क्या किया शेड्यूल ए में 17 उद्योगों को रखा और उस पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित किया। फिर अगर हम बात करें शेड्यूल बी में तो कितने उद्योग थे 12 थे। कितने थे 12 थे। अब ये जो 12 उद्योग थे इस पर क्या होता था निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुले थे। चाहे तो निजी क्षेत्र भी क्या है इन उद्योगों को क्या स्थापित कर सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी स्थापित कर सकता है या दोनों मिलकर भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे राज्य के सरकार के क्या है ये स्वामित्व में आ गए, यानी धीरे धीरे सरकार क्या हुआ इसको भी अपने स्वामित्व में ले ली जैसे जैसे समय बीतता गया। तीसरा जो शेड्यूल था उसमें बाकी सारे उद्योगों को शामिल किया गया जो ए और बी में नहीं थे।
ए और बी में नहीं थे। और इस पर क्या है, मुख्यतः निजी क्षेत्र का अधिकार होता था। समझ में आया? तो ये औद्योगिक नीति 1956 थी। ठीक है, सरकार ने क्या किया, उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का एकमात्र स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करता था। ठीक है, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने का एकमात्र जिम्मेदारी सरकार को था। यानी अगर नई इंडस्ट्री लगाना है तो सरकार ही लगाएगी। ठीक है, आगे अगर हम आगे बात करें तो तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिस पर निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। मतलब सारा निजी क्षेत्र क्या करता था, स्थापित करने का काम करता था। इस क्षेत्र के लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा जाता था। हाँ, तीसरे क्षेत्र में या तीसरे वर्ग में वे उद्योग आते थे जो तो निजी क्षेत्र द्वारा तो स्थापित किए जाते थे, परंतु उस पर क्या है, सरकार लाइसेंस वाला नियम लगाती थी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो उद्योग स्थापित करने नहीं देंगे। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वो सरकार से लाइसेंस प्राप्त न कर ले। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है औद्योगिक नीति 1956। ठीक है, 56 में क्या हुआ, सरकार ने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। आगे चलते हैं, आगे बात करें। अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के क्या उद्देश्य थे। अब सरकार ने ऐसा प्रस्ताव या ऐसी औद्योगिक नीति क्यों लाई थी, इसके पीछे रीजन होगा ना। तो इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी जो उद्योग क्या है बिल्कुल क्या खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल फेलियर के कगार पे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और उन इकाइयों को रियायतें जैसे कर लाभ, प्रशुल्क पर बिजली दी गई, और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए आगे आया सरकार ने क्या किया, जो पिछड़ गए थे उद्योग उनको डेवलप किया। सरकार ने बहुत सारे उद्योगों पर कर घटा दिए। ठीक है, उनके ऊपर जो प्रशुल्क यानी जो टैक्स लगाया गया था उसको कम किया गया, बिजली दी गई उनको। ठीक है, ये सारे काम किए गए। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति लाया गया। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात का आश्वस्त हो जाती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आवश्यकता है। यानी सरकार क्या करती थी, लाइसेंस तभी देती थी उत्पादन बढ़ाने के लिए जब सरकार देखती थी कि उन वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो लाइसेंस नहीं देती थी, बोलती थी कि उतना ही बनाओ जितना हमने बोला है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भारत में लघु उद्योग की क्या मतलब की स्थिति थी लघु उद्योग का। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री, इसी को हम लोग एमएसएमई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएसएमई बोलते हैं, याद रखना एमएसएमई बोलते हैं। अब एमएसएमई के बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब एमएसएमई से की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं, हिंदी में हम इसको लघु उद्योग भी बोलते हैं। तो लघु उद्योग की परिभाषा देना क्या है, काफी कठिन है। कैसे दिया जाता है इसका परिभाषा समझने का प्रयास करिएगा। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई में परिसंपत्तियों में किए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। ठीक है, समय के साथ साथ इस निवेश में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी लघु उद्योगों में अगर हम बात किया जाए तो लघु उद्योगों में जितना पैसा लगाया जाता है उस हिसाब से उसकी क्या है, परिभाषा बनती है। जैसे मैंने बताया इनको एमएसएमई बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एमएसएमई। ठीक है, पहला वाला क्या है, माइक्रो में क्या होगा, जाहिर सी बात है पूंजी कम लगा होगा। उससे थोड़ा सा ज्यादा पूंजी स्मॉल वाले क्या है में लगा होगा, उससे थोड़ा ज्यादा पूंजी मीडियम वाले में लगा होगा, और ई से मतलब होता है इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये चीज था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1950 में लघु उद्योग या लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जिसकी अधिकतम 5 लाख रुपए की निवेश करती थी। यानी 1950 में लघु उद्योग उन्हीं इकाइयों को कहा जाता था जिनमें क्या है 5 लाख तक का निवेश किया जाता था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लघु उद्योग उन इकाइयों को कहा जाता है जिनमें करीबन क्या है 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता था। तो यही परिसंपत्तियों के निवेश के आधार पर क्या है लघु उद्योगों की परिभाषा दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, श्रमिक यहाँ ज्यादा होते हैं, उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रमिक का अधिक प्रयोग किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। लेकिन ये बड़े औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, इसलिए लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादकों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया सरकार द्वारा। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई, जैसे कम उत्पाद शुल्क लगाया गया, उनके प्रोडक्ट मतलब कस्टम ड्यूटी उनके ऊपर कम लगा, ब्याज दर भी उनके क्या हो गए, बैंक ऋण पर कम किए गए। ये पूछा जा रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, आयात प्रतिस्थापन। ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं
उन्हें अपने देश में क्या करना, बनाना या उनका निर्माण करना। जिन वस्तुओं का अगर हम आयात करते हैं, उनको किसी दूसरे देश से मंगाते हैं, अगर हम उन वस्तुओं को अपने देश में बनाने लगे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयात प्रतिस्थापन कहलाती है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है अपने देश में स्थापित उद्योगों की रक्षा करना होता है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, आयात प्रतिस्थापन वाला क्या है जो काम है वो करना चालू किया। ये व्यापार नीति का हिस्सा होता है। ठीक है, समझ में आया। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार नीति की विशेषताओं के अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। ठीक है, जो 5 से 7 पंचवर्षीय योजना हमारे सरकार ने चलाई, उसका मेन उद्देश्य क्या था, हमारे देश में जो व्यापार है, जो उद्योग है, उनको क्या करना था, बचाना था, उनकी रक्षा करना था। ठीक है, इसी कारण सरकार ने क्या किया, आयात प्रतिस्थापन पर भी ज्यादा जोर दिया। ठीक है, तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य क्या होता है, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। यानी जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको क्या करें, अपने देश में ही बनाना चालू कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो विदेशी मुद्राएं हैं वो बाहर नहीं जाएंगी, हमारी विदेशी मुद्राएं क्या होंगी, इकट्ठा होंगी। उसके अलावा जब हमारे देश में वही वस्तुएं क्या होंगी, बनना चालू होंगी, तो एक नया इंडस्ट्री डेवलप होगा। नया इंडस्ट्री डेवलप होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, गरीबी कम होगी। ठीक है, लोगों को वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो विदेशों से क्या है, सामान खरीद कर क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, भारत में धीरे धीरे आयात प्रतिस्थापन का क्या हुआ, दौर चालू हुआ। ठीक है, आज भी सरकार क्या है, समय समय पर क्या है, बहुत सारी चीजों का उत्पादन क्या है, करते चली जा रही है, ताकि क्या हो, हमें आयात उसका न करना पड़े। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही क्या है, निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। आज देखो हमारे देश में कितने प्रकार के वाहन बनते हैं, आप सभी को पता ही होगा, कितने प्रकार के क्या है, वाहन बनते हैं। ठीक है, इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात प्रतिस्थापन का यही मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, ताकि हम अपने देश में जो स्थापित उद्योग है उनकी रक्षा कर सकें। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आयात संरक्षण के 2 प्रकार और हैं, एक है टैरिफ, याद रखना, और एक है कोटा। अभी आप लोगों को पता होगा हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाया, ये आपको पता होगा ना, अमेरिका ने बहुत सारा टैरिफ लगाया। कारण क्या था, अपने देश में क्या है, अपने देश के उद्योगों की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, उनके देश में जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनकी रक्षा करना, इसीलिए उन्होंने टैरिफ लगाया। और कुछ संबंधों के कारण भी क्या हुआ, लगाया। तो आयात संरक्षण के 2 प्रकार है, एक तो है टैरिफ और दूसरा है कोटा। सबसे पहले हम लोग टैरिफ समझते हैं, जिसको हम लोग प्रशुल्क बोलते हैं। आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है, टैरिफ कहलाता है। ठीक है, टैरिफ लगाने पर आयातित वस्तु क्या होती है, अधिक महंगी हो जाएगी। जैसी सी बात है, अगर आप किसी दूसरे देश से वस्तु मंगा रहे हो, ठीक है, अब उस देश की वस्तु पर आप टैरिफ लगाते हो तो जाहिर सी बात है वो वस्तु आपके देश में क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। और जब महंगी हो जाएगी तो उसका डिमांड कम होगा। ठीक है, डिमांड कम होगा तो इसी कारण क्या है, लोग टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, जो वस्तुओं के क्या करती है, आयात को हतोत्साहित करती है, प्रोत्साहित नहीं करती, कम करने का प्रयास करती है। तो कोई भी देश क्या है, जब अपने देश की क्या है, हाँ, उद्योगों की रक्षा करना चाहता है तो वो क्या करता है, टैरिफ बढ़ाता है। वो क्या करता है, टैरिफ बढ़ाता है, ताकि क्या हो, इंपोर्ट कम हो सके और वो सामान क्या हो, उसके देश में महंगा हो जाए, जिसके कारण क्या है, लोग उसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। इसके बाद अगर हम बात करें कोटा, अब हम बात करेंगे कोटे के बारे में। कोटे में वस्तुओं की वह मात्रा निर्दिष्ट होती है जिसे आयात किया जाता है। सरकार हमारे देश में क्या करती थी, कोटा निर्धारित करती थी कि हम लोग ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ये वस्तुएं आप क्या है, अलग अलग देशों से मंगा सकते हो। उसके बाहर, अगर लिस्ट के बाहर कोई वस्तु है तो उसको आप नहीं मंगा सकते। तो इसी को बोला जाता है कोटा। तो ये दोनों क्या करते हैं, आयात संरक्षण से क्या करते हैं, देश को बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयातित प्रतिबंध हो जाते हैं, यानी आयात पर प्रतिबंध हो जाता है। इस प्रकार विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की क्या होती है, रक्षा होती है। संरक्षण नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों में उद्योगों को अधिक विकसित देशों से क्या है, जो कंपटीशन करना पड़ रहा है, वो कंपटीशन न करना पड़े। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाए तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धी क्या है, या प्रतिस्पर्धा करना सीख लेंगे। इसीलिए क्या है, आयात क्या है, प्रतिस्थापन किया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, कोटा लगाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे लिखा हुआ है कि औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव क्या पड़ा। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में, ठीक है सुरेश,
चलिए अगर हम बात करें औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है। ठीक है, बात करते हैं सकारात्मक पहलू की। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा अर्जित जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 और 91 में 24% हो गया। यह फायदा हुआ है। जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ती गई है और औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में इसे देखा गया है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि क्या दर की क्या है, प्रशंसनीय है। यानी 6% से क्या है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ने लगा है 1950 के बाद से। आजादी के वक्त भारतीय उद्योग मुख्यतः सूती वस्त्र पटसन तक ही सीमित थे, लेकिन 7 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र को क्या है सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे क्या इंडस्ट्रीज हमारे देश में और लग चुकी है। लघु उद्योगों के संवर्धन में उन लोगों को अवसर भी प्राप्त हुआ है जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देसी उद्योगों का विकास हुआ है जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। तो ये सारे फायदे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, कुछ नकारात्मक पहलू देख लेते हैं औद्योगिक नीति के। सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसे दूरसंचार सरकार के अधीन, ठीक है, मॉडर्न ब्रेड निर्माण सरकार के अधीन, क्योंकि निजी क्षेत्र के फर्म भी इनका निर्माण करने में सक्षम हो चुके थे। इसी कारण सरकार ने क्या किया था, उसको अपने कंट्रोल में रखा था। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, औद्योगिक नीति के क्या है, एक तरह से नकारात्मक पहलू है। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ये सारा चीज हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से हम कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो औद्योगिक नीति जो 1956 था वो सरकार के अधीन बनाई गई थी। सरकार ने अधिकतर उद्योगों पर क्या है अपना नियंत्रण रखा था, जिसके कारण हमारे देश में क्या हुआ, निजी क्षेत्र को खुलकर व्यापार करने की, खुलकर इंडस्ट्री लगाने की आजादी नहीं थी। ठीक है, तो ये इसके नकारात्मक पहलू थे। अगर हम आगे बात करें तो अनेक सार्वजनिक क्षेत्रों के फर्मों ने भारी नुकसान उठाया है, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा है, छोड़ा नहीं है। ठीक है, सरकार देख रही है कि उनके क्या है जो इंडस्ट्रीज है वो नुकसान में है, लेकिन सरकार क्या है उस पर नियंत्रण अपना स्थापित की हुई है, क्योंकि लोकतंत्र किसी सरकारी उपक्रम को क्या करता है, बंद किया जाना कठिन है। भले ही इस कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का क्या है निकास होता रहे, उद्योगपतियों ने अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने क्या है उत्पादन पर, अपने इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि सरकार से लाइसेंस कैसे लिया जाए इस पर ज्यादा ध्यान दिया है, और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी यानी सिफारिश करने का में क्या है अपना समय व्यतीत कर दिया है। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ता को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन क्या है भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, यानी एक ऐसा मार्केट है जो कि सही नहीं है। ठीक है, उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। तो ये सब कहते हैं इसके नकारात्मक थे। ठीक है, नकारात्मक पहलू थे। समझ में आया सभी को? एक बार बताएंगे। देखिए, चीजें अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको ठीक है बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ में आएगी। तो ये जो दूसरा चैप्टर है ये अच्छे तरीके से क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आप जरूर जाकर इसका क्या है पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देखिएगा। वहां से क्या है ये पूरा चैप्टर है, ये काफी लेंदी चैप्टर था, काफी बड़ा चैप्टर था, इसको समझाना अच्छे तरीके से क्या था जरूरी था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसका मैं टेलीग्राम पर क्या करूंगा आपको पीडीएफ भेज दूंगा, जिससे क्या है आपको इसका नोट्स मिल जाए और इस नोट से आप बार बार प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको क्या है आज का जो क्लास था वो समझ में आया होगा। अब हम लोग कल जो बात करने वाले हैं, कल जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। अब हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या है, एलपीजी रिफॉर्म्स है। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।